वन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज एंड इसी पूरी वीडियो में हम खत्म ही कर देंगे। यस, सो दिस इज अ वन शॉर्ट रिविजन क्या मैं आपको पूरे चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस पूरी वीडियो में, ठीक है, एंड वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज इसमें टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लेडी, वो स्कूल में जॉब कर रही है, शी इज टीचिंग मैथ्स देयर। तो क्या उनको वहाँ पे काम करने के लिए पैसे मिल रहे होंगे, सैलरी मिल रही होगी, डेफिनेटली मिल रही होगी, एंड क्या उन पैसों से शी इज एबल टू रन हर लाइवलीहुड? यस। सो वो एक्टिविटीज जिससे मनी इन्वॉल्व होती है एंड जिससे आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर मैं आपको यही सेम एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझाने के लिए यूज करूं, तो फॉर एग्जांपल दैट सेम लेडी घर पे आके अपने बेटे को मैथ्स पढ़ा रही हैं। विल शी गेट पेड फॉर इट? नो, शी विल नॉट गेट पेड फॉर इट, बट देन व्हाई इज शी डूइंग इट? वो इसलिए करेंगी, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो बेटा, दो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड वो आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हो, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप करते हो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर हमारी थ्री हेडिंग्स है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब इनके बारे में समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर वही लेडी जो है वो हमारे स्कूल में काम कर रही है, शी इज गेटिंग पेड फॉर इट। ओके, सो शी इज गेटिंग सैलरी फॉर इट, शी इज डूइंग अ जॉब, वो स्कूल में जॉब कर रही है एंड शी इज गेटिंग पेड फॉर इट, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, फॉर एग्जांपल मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि एक तो उससे ऑब्वियसली उनको मनी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, एंड दूसरा लाइवलीहुड भी अर्न हो पा रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? देखो, बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, जैसे सीए की, सीएस की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? वो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सीएस है, वो आपको ये बताएंगे कि कंपनी को आप कैसे कमेंस करो, आप कैसे शुरू करो, उसमें डायरेक्टर्स का क्या रोल होगा, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर आप लॉयर को कंसल्ट करो तो वो आपको ये बताएगा कि आपको कैसे अपनी कोई भी अगर आप केस लड़ रहे हो तो कैसे लड़ना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो ही विल टेल यू हाउ टू क्योर योर डिजीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो प्रोफेशन के अंदर वही आता है कि कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसके बदले में यू विल गेट अ प्रोफेशनल फीस। सो अगेन प्रोफेशन कम्स अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें आपको प्रोफेशनल फीस भी मिल रही है। एंड द लास्ट टाइप इज बिजनेस। अब देखो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में आपके देखो दो टाइप्स आते हैं, एक तो आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एक आता है आपका ट्रेड। अब मैं दोनों का मतलब आपको समझा देती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, मतलब खुद की फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, उनको फैक्ट्री में कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, जब आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड ट्रेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो कोई एक बिजनेसमैन है, वो चाइना गया, वो वहां से बहुत सारा स्टेशनरी का मटेरियल लेके आया एंड वो इंडिया में आके उसने उसी स्टेशनरी मटेरियल को एक प्रॉफिट ऐड करके सेल कर दिया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेड। ट्रेड का मतलब एक जगह से लाना और उस पर प्रॉफिट ऐड करके उसको कस्टमर्स को बेच देना। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल बिजनेस। अब बेटा बिजनेस में ना दो टर्म्स आती है, एक आती है प्रॉफिट, एक आती है रेवेन्यू। एंड इन दोनों टर्म्स में बिजनेस डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर मैं आपको स्टेशनरी के एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊं, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन गया चाइना, उसने 1 लाख रुपीज़ की स्टेशनरी वहां से खरीदी एंड वो इंडिया आया एंड उसने वही स्टेशनरी अलग अलग होलसेलर्स को इन टोटल 2 लाख की बेची, ठीक है। 1 लाख की वो लाया था, 1 लाख की वो लाया था एंड 2 लाख की उसने बेच दी, या फिर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की उसने बेच दी, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, ये देखो, अब लोग कहते हैं कि ये जो 3 लाख उसने अर्न किया है यही उसका प्रॉफिट है। इज दैट सो? नो, प्रॉफिट उसका होता है 2 लैक्स। क्यों? अब ध्यान से समझो। थ्री 1 लाख का वो सामान लेके आया, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी उस चीज की? 1 लाख, लेकिन उसने बेचा कितने का? 3 लैक्स का। सो 3 लैक्स का बेचा एंड 1 लाख का वो लेके आया था, यानी कि 2 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। ये जो 3 लैक्स है ये आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब जितना आपने बेच के बस बेचा है, जितने का आपने बेचा है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट है उसमें आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सो अगर मैं आपको प्रॉफिट का सिंपली मतलब बताऊं तो प्रॉफिट क्या होता है? जितना आपने रेवेन्यू कमाया है, अगर आप उसमें से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपका क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। चलो अब लास्ट है इस स्लाइड के अंदर कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप किसी काम में, किसी ऑक्यूपेशन में इस तरीके से बिजी हो इन विच यू रेगुलरली एंगेज टू एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अब इसमें ना बेटा दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रेगुलरली और एक है प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जाम्पल आज ना मेरे को किसी ने मेरी हेल्प करी एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा, सो मैंने क्या किया, उस इंसान को एक स्वीट्स का बॉक्स उसके घर पे डिलीवर कर दिया।
क्या मैं ये चीज़ रोज़ करती हूँ? नहीं। सो क्या मैं उसको बिजनेस बोल पाऊंगी? नहीं। सो बिजनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्वीट्स की शॉप है एंड मैं वहाँ रोज़ बैठती हूँ, शॉप पे जाती हूँ, वहाँ रोज़ काम होता है, रोज़ स्वीट्स बनती है, रोज़ कस्टमर्स को वो सेल होती है एंड ऑल, तो वो हम बिजनेस कहला पाएंगे। लेकिन अगर मेरा कोई स्वीट्स की कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैं बस वो एक दिन मेरे को अच्छा लगा कि मेरे फ्रेंड ने मेरी इतनी हेल्प करी है, मैंने उसके घर पे स्वीट्स का बॉक्स कहीं पहुंचा दिया, सो ये नहीं है कि मैं उसका बिजनेस कर रही हूँ। ठीक है। सो बिजनेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी चीज़ में रेगुलरली एंगेज करना पड़ता है एंड आपको रेगुलरली एंगेज भी इस तरीके से करना पड़ता है ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सर्वाइव कर सको और पूरी मार्केट में सर्वाइव कर सको एंड आपके बिजनेस की ग्रोथ भी हो। अब आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे, जो कि हमें बताता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, सबका ये साइमल्टेनियसली यूज होती है, सो टेक केयर ऑफ दैट। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने ऊपर समझी क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इस ऑब्जेक्टिव से होती है कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके एंड वो किसी आउट ऑफ लव या अफेक्शन नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बोलते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि आप खुद से रॉ मटेरियल ला रहे हो और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करो, वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। एंड दूसरा होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का बेसिकली मतलब होता है ट्रेड करना। ट्रेड करना मतलब आप एक जगह से सामान लेके आए एंड आपने यहाँ पे आके उसको प्रॉफिट निकाल के उसको बेच दिया। सो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसमें या तो आपकी प्रोडक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए, यानी कि या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर दूसरा आप उसको कहीं से प्रोक्योर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज सेल और एक्सचेंज। अब अगर मैं आपको इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर ने आज हमारे घर में नूडल्स बनाए, राइट, एंड उन्होंने वो सारे फैमिली मेंबर्स को दे दिया, तो क्या फैमिली मेंबर्स ने वो खाया और उनको पे किया? नो। सो दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। एक बिजनेस एक्टिविटी वो होती है जिसमें सेल और एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। तो इसमें वही लिखा है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई चीज कर रहे हो, सो दैट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस वो होता है जिसमें आपका सेल एंड एक्सचेंज हो। अगर आप यही नूडल्स किसी रेस्टोरेंट में बेच रहे हो, सो विल यू सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, उसके बदले में आपको लोग पे भी करेंगे। सो इसलिए कहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, उसमें सेल एंड एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज रेगुलर डीलिंग्स। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, अब वापस समझा देती हूँ कि बिजनेस में हमारी रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं आपने एक चीज कोई मतलब वन टाइम सेल करी और आप ये मान लो कि आपका बिजनेस है, नहीं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रेगुलरली उस एक्टिविटी में एंगेज होना पड़ेगा, तभी वो एक बिजनेस कहलाया जाएगा। अब है प्रॉफिट मोटिव। देखो कोई भी बिजनेस है ना, उसका यही मोटिव होता है कि हम ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। सो किसी भी बिजनेस का जो कोर एम होता है वो होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम जनरेट कर सके। एंड वो इसलिए भी होता है कि देखो अगर आप आपके बिजनेस में लॉस ही होता रहेगा, लॉस ही होता रहेगा, तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल ही नहीं रहेगा, आप उसको ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आप आगे अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, मतलब पीपल आर नॉट लाइकिंग योर बिजनेस, तो अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे तो एट द एंड जाके आपको इतना सारा और ज्यादा लॉस होता रहेगा एंड ना ही आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो पाएगा। सो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए एक प्रॉफिट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड प्रॉफिट इज यूजुअली द कोर एम ऑफ एनी बिजनेस। अब है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। देखो कोई भी बिजनेस है, क्या आपको उसमें 100% श्योरिटी होती है कि प्रॉफिट होगा ही होगा? नो, प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड। देखो प्रॉफिट ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है वो हो ही हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस भी हो। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स का मतलब यही होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉफिट होगा ही होगा। हो सकता है हो सकता है ना भी हो। एंड लास्ट किस रिस्क एलिमेंट। देखो रिस्क तो एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आप बिजनेस कर भी नहीं सकते। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं होता मैंने आज सोचा मेरे को बिजनेस करना है मैं करना शुरू कर दूं, नहीं। उसके लिए हमें पहले पूरा मार्केट देखना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है, कैसे करना है एंड हम कितना रिस्क उठा सकते हैं उसको करने के लिए। तो बिजनेस जो है हमेशा रिस्क इन्वॉल्व करता है ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंट। अब देखो चेंजिंग एनवायरमेंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपने ना आज एक कपड़ों की ब्रांड स्टार्ट करी, क्या आप उसमें सर्टेन हो कि आज जो टाइप ऑफ कपड़े हमने बनाए क्या वो कल भी बिक सकते हैं? नहीं। फैशन ट्रेंड्स आजकल कितने चेंज होते हैं, कल फॉर एग्जाम्पल कोई और ट्रेंड आ जाएगा, कल फॉर एग्जाम्पल परसों कोई और ट्रेंड आ जाएगा। सो कोई भी बिजनेस है उसमें एक रिस्क एलिमेंट हमेशा ही इन्वॉल्व होता है। जितना रिस्क लोगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, सो आई होप आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से समझ आ गई होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स विच इज the difference between business profession and employment. Okay, so the first mode of difference between business profession and employment is that mode of establishment. देखो business को जब भी हम establish करते हैं ना, उसके लिए हमें बहुत सारी legal formalities को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूँ ना कि क्या मेरे को सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी है, मेरे को पार्टनरशिप करनी है, मेरे को कंपनी बनानी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कंपनी बनानी है, तो मेरे को उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उसको भी ध्यान में रख के उसको खोलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है मैंने आज सोचा कि मेरे को कंपनी बनानी है और कल की कल कंपनी बन जाएगी, नहीं। सो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बिजनेस का क्या होता है, आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी देखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या आता है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। अब कोई भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लॉयर्स का एग्जाम्पल दूं, अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपको
कोई जो प्रोफेशनल बॉडी है उसकी मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ, आप मान जाओ कि नहीं, फर्स्ट यू विल से कि आप हमें मेंबरशिप दिखाओ अपनी प्रोफेशनल बॉडी की। सो अगर मैं लॉयर्स की देखूँ तो बार काउंसिल है जो आपकी लॉयर्स की प्रोफेशनल बॉडी है। सो उसके लिए मैं आपको उसके लिए उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में एस्टैब्लिश करने के लिए क्या आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए? नहीं। अगर आप कहीं पे सिलेक्ट हुए हो तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वही आपको बोलेगा कि हाँ अब आप इस कंपनी में काम कर सकते हो। सो बिजनेस में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बॉडी में अपने आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट में आपको मतलब प्रोफेशनल बॉडी में आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट में आपको एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है। अब नेचर ऑफ वर्क, अब क्या नेचर होता है काम का? बिजनेस में क्या आप करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो ऑब्वियसली, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके अब प्रोफेशन में आप क्या देते हो? एक्सपर्ट सर्विसेज देते हो। आप सीए हो, आप सीए की सर्विसेज दोगे, सीएसओ सीएस की सर्विसेज दोगे, डॉक्टर हो डॉक्टर की सर्विसेज दोगे। सो आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाओगे उस सर्विसेज में, प्रोफेशन में। एंड आप एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके का काम करोगे? ऑब्वियसली जो भी आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में, आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको ये काम करना है, तो आप उस हिसाब से वो काम करोगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। अब देखो बिजनेस में क्या आपको जाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड होती है कि मैंने सोचा कि मेरे को आज कल कपड़ों का बिजनेस करना है तो क्या मैं ये देखूंगी कि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं? नहीं, हमें उसके लिए ऑब्वियसली उस बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं होती। लेकिन प्रोफेशन में आज मैंने सोचा मेरे को सीए बनना है, क्या मैं कल सीए बन जाऊंगी? नहीं, मेरे को उसके लिए पूरी अपनी क्वालिफिकेशन की नीड होगी, पूरी मेरे को एग्जाम्स देने पड़ेंगे तभी मैं सीए कहला पाऊंगी। सो इसलिए उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली आपकी खुद की वो नहीं होती कि मेरे को कोई डिग्री चाहिए करने के लिए। नहीं, एम्प्लॉयमेंट में आपको वो डिग्री चाहिए होगी जो आपका एम्प्लॉयर मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है वो आपसे ऑडिट प्रोफाइल के लिए मांग रही है, तो आपके पास वो कह रही है आपको बीकॉम ऑनर्स करी हुई होनी चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई होनी चाहिए। तो आपके एम्प्लॉयर्स ने आपको कंडीशंस बताई एंड आपने उस हिसाब से किया, तो वो हमारा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन आपको एम्प्लॉयर के हिसाब से चाहिए होती है। नेक्स्ट इज रिटर्न। अब बिजनेस में आपको किस टाइप का रिटर्न मिलता है? रिटर्न मतलब आपको वो चीज़ करने के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट ऑब्वियसली। अब ऑब्वियसली जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो इन रिटर्न आपको बिजनेस से क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन से क्या मिलता है? ऑब्वियसली आपने जो भी सर्विसेज दी हैं उसके बदले में आपको क्या मिलेगी? आपकी प्रोफेशनल फीस मिलेगी। एंड एम्प्लॉयमेंट आप किसी के अंडर कर रहे हो, किसी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी? सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है। अब होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि कितना पैसा आपको चाहिए उस बिजनेस में लगाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। अब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कोई भी, तो उसमें आपका जो कैपिटल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप या तो किस साइज का बिजनेस शुरू करो। या सोचो अगर मैं कोई बहुत छोटे लेवल पे काम शुरू करी तो मेरे को कम पैसे की नीड होगी, अगर मैं बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू करी तो मेरे को ज़्यादा पैसे की नीड होगी। तो बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है? या तो साइज ऑफ बिजनेस या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि मैं किस टाइप का बिजनेस खोलने वाली हूँ, मेरा बिजनेस का नेचर क्या है, कि मेरे को किस टाइप से उसके हिसाब में पैसा चाहिए होता है, तो वो भी हमारा क्या आ जाता है बिजनेस में। अब प्रोफेशन में हमें क्या ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है? नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है कि आपको जो एग्जाम्स देने फॉर एग्जांपल उसकी फीस वगैरह ही होती है। अदरवाइज आपको प्रोफेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक कैपिटल की नीड नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट में ऑब्वियसली आपको खुद का कैपिटल की आपको तो कोई नीड ही नहीं होती, जो कर रहा है वो आपका एम्प्लॉयर ही कर होगा, आप तो बस उसके अंडर काम कर रहे हो, तो सारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो एम्प्लॉयर को होगी, आपको पर्सनली कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। अब बिजनेस में क्या होता है? क्या बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है? ऑब्वियसली बिजनेस में तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सो रिस्क एलिमेंट बिजनेस में बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट होता है। क्या प्रोफेशन में रिस्क प्रेजेंट होता है? टू सम एक्सटेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। पर क्या एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है? बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। जो भी रिस्क होता है वो तो आपके एम्प्लॉयर का होता है। आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो, मतलब आपके एम्प्लॉयर के बिजनेस को प्रॉफिट हो ना हो, उसको आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी अंटिल अनलेस ऑब्वियसली अगर वो कंपनी डूब जाए, वो अलग बात है। अदरवाइज जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कर रहा है जॉब, उसके लिए तो कोई रिस्क नहीं है ना। सो या नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये होता है आप किस तरीके से आपको बिहेव करना होता है। ठीक है। अब क्या कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में मैंडेटरी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। कोई आप अपने तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन क्या हमारी प्रोफेशन में कोई क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट मैंडेटरी होता है? बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। आपका एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट वो आपकी जो काउंसिल है वो आपको सेट करके देती है, एंड आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंडर रजिस्टर हो सकते हो। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट उस हिसाब से नेसेसरी होगा जिस हिसाब से आपका एम्प्लॉयर आपको कहेगा। जो एम्प्लॉयर ने आपको कहा आप उस हिसाब से अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करोगे। ठीक है। एंड लास्ट इज मैंने थोड़े एग्जाम्पल्स देखे। अगर बिजनेस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शॉप्स या फैक्ट्रीज हो गई। प्रोफेशन का एग्जांपल देखिए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, ओके। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपकी होगी बैंक जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा। सो आई होप आपको अब ये भी समझ आ गया होगा कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, अब ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें एक बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, या कोई भी बिजनेस अगर हमें खोलना है तो हम उन फैक्टर्स को देखेंगे। चलो, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें ये रिवाइज कराना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जो इंसान उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंड जो एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को सेटअप करके
बनाता है, जो आउटपुट निकल के आता है वो आपका क्या निकल के आता है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज। अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, कोई जो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने को आप क्या बोलोगे, एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जो इंसान उस बिजनेस को सेटअप करेगा, जो उस एंटरप्रेन्योरशिप को सेटअप करेगा, वो आपका क्या कहला जाएगा, एंटरप्रेन्योर। एंड जो आपका आउटपुट निकल के आएगा उससे, उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एंटरप्राइज। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस डिसीजन में इम्पैक्ट डालते हैं। ओके सो इसमें हमारा जो वेरी फर्स्ट फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप ये थोड़ी आज मैंने बिजनेस करना और नेक्स्ट डे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाना चाह रहे हो, आप किस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप फैशन इंडस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैशन इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो तो आप उसमें क्या क्या कंसीडर करोगे कि फैशन इंडस्ट्री में डिमांड कैसी है एंड मैं किस तरीके से कोई चीज़ बनाऊंगा और उसमें मेरे को कैसे प्रॉफिट हो पाएगा, तो उस हिसाब से, ठीक है। सो अगर मैंने आपको फैशन इंडस्ट्री का एग्जांपल देके ये पूरा समझा सकूं, सो सबसे पहले आपने क्या करनी है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगी। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो उसमें मैं ये कंसीडर करूंगी कि उसकी डिमांड कैसे फ्लक्चुएट करती है, उसमें प्रॉफिट कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी साइज ऑफ बिजनेस क्या है, मैं नेक्स्ट चीज ये डिसाइड करूंगी कि मेरे बिजनेस का साइज क्या होगा। अब साइज का मतलब ये होता है कि या तो मेरा बिजनेस मैं बहुत स्मॉल स्केल पे करूंगी, या फिर मैं एक बहुत लार्ज स्केल पे करूंगी, या फिर मैं एक सर्विसिंग का बिजनेस खोलूंगी, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस खोलूंगी। सो ये आप डिसीजंस लेते हो रिगार्डिंग द साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज ऑफ बिजनेस में भी आपके दो फैक्टर्स उसमें डिसाइड करते हैं कि आपकी डिमांड क्या होगी या फिर आपके पास कैपिटल कितना है। अगर मेरे को पता है कि फैशन इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत एक्सटेंसिव है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें एक लार्ज स्केल बिजनेस खोलूंगी। एंड नेक्स्ट इज कैपिटल। अगर मैंने सोच लिया मैं लार्ज स्केल बिजनेस खोलूंगी लेकिन मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस खोल सकूं, सो कैपिटल एंड डिमांड आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी बिजनेस के साइज को देखने के लिए। अब मैंने ये सोच लिया कि मैं फैशन बिजनेस शुरू करूंगी, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं वो उस बिजनेस की लोकेशन कहाँ रखूंगी। अगर मैंने उसको किसी ऐसी लोकेशन पे रख दिया जहाँ लोग ही नहीं रहते, जहाँ बहुत कम लोग आना जाना करते हैं, तो क्या वहाँ पे मेरा बिजनेस चल पाएगा, नहीं। लेकिन अगर मैं वही बिजनेस को कोई बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे रखूंगी, सो आई नो कि यहाँ पे बिजनेस चलेगा बिकॉज यहाँ लोग आते भी हैं। तो आप लोकेशन ऑफ बिजनेस किस तरीके से डिसाइड करते हो कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। अगर मैं किसी कॉलेज के आसपास, किसी गर्ल्स कॉलेज के आसपास अपना वो फैशन ब्रांड शुरू कर दूँ तो वो चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस आपके ऑब्वियसली रॉ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है कि कहाँ से आप रॉ मटेरियल इजीली प्रोक्योर कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी खोल सकते हो। उसके बाद लोकेशन डिसाइड कर ली, उसके बाद आप ये भी डिसाइड करोगे कि मैंने फैशन बिजनेस तो खोलना है, अब मैं उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आऊँगी। अब पैसे लाने के बहुत ज़्यादा सोर्सेज है। अब फर्स्ट सोर्स है या तो आपके पास पहले से सेविंग्स हो, तो आप उन सेविंग्स को यूज़ करके अपना बिजनेस खोल सकते हो। नेक्स्ट इज आप बैंक से लोन ले सकते हो, या फिर आप अपने रिलेटिव से भी पैसे मांग के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका चॉइस क्या होगा, आप किस कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस खोलोगे। अगर मैंने ये सोचा कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूंगी तो मैं वो भी खोल सकती हूँ, मैं पार्टनरशिप भी खोल सकती हूँ, मैं कंपनी भी खोल सकती हूँ। पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी फैशन शॉप के लिए, अपनी फैशन उसके लिए मैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप खोलूंगी। सो उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करोगे। एंड द लास्ट थिंग इज टैक्स प्लानिंग। अब मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को किस टाइप का बिजनेस खोलना है। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जो फैशन इंडस्ट्री है, उस पर कितना प्रॉफिट लगता है। प्रॉफिट का मतलब होता है मतलब उस पर कितना टैक्स लगता है, सो सॉरी, उस पर कितना टैक्स लगता है। सो बेसिकली हमें ये देखना पड़ता है कि किस इंडस्ट्री पे कितना इम्पैक्ट होगा आपके टैक्सेस का। अगर तो टैक्स रेट ज़्यादा होगा तो हमें यही लगेगा ऑब्वियसली कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट भी हाई प्राइस्ड होगा। एंड अगर प्रोडक्ट हाई प्राइस्ड होगा तो लोग इतना खरीदेंगे नहीं। तो टैक्स का इम्पैक्ट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके प्रोडक्ट के लिए, ये देखने के लिए कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे कर सकेंगे एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। आई होप आपको ये वाली स्लाइड भी बिल्कुल क्लियर है कि कौन कौन से फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि किस रीजन या किस गोल की वजह से बिजनेस को हम एग्जिस्टेंस में लेके आए। अब प्रॉफिट ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, बट क्या प्रॉफिट एक सोल ऑब्जेक्टिव है कि हम सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं? नो। सो प्रॉफिट इज ऑब्वियसली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स का प्रॉफिट अर्निंग। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक एंड उसकी सर्वाइवल के लिए एंड उसकी ग्रोथ के लिए एक रीजनेबल प्रॉफिट होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे रहोगे, आप सर्वाइव कैसे करोगे इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में। एंड वही जो प्रॉफिट्स होते हैं वही आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो ना, ताकि आप ग्रो भी कर सको। सो एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़ लेके आना, न्यू मेथड्स लेके आना या न्यू प्रोडक्ट्स लेके आना, ताकि आपका जो बिजनेस का वे ऑफ वर्किंग है आप उसको क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको एंड अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सको। अब
इनोवेशन करनी क्यों चाहिए? ताकि देखो आजकल का कस्टमर है वो ये नहीं है एक चीज़ मांग के उसकी डिमांड स्टॉप हो जाती है, वो हर एक टाइम पे कोई ना कोई नई डिमांड कस्टमर की होती है। तो अगर कस्टमर की चेंजिंग डिमांड है तो आपके बिजनेस को भी उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एप्पल का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पिछले साल आईफोन 16 आया था, इस बार आईफोन 17 की सीरीज आ जाएगी। सो क्या वो एक सीरीज ला के रुक जाते हैं? नहीं, वो नई नई सीरीज हर ईयर लॉन्च करता रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे उनकी प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी पोजीशन या फिर रेपुटेशन आपकी बिजनेस की जो आपकी मार्केट में है इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो मार्केट स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपके कस्टमर की ट्रस्ट और लॉयल्टी आपके बिजनेस में रहेगी। एंड जितना आप लोगों से आउटस्टाइन करोगे, जितना आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर्स से अच्छा होगा, उतना ही क्या होगा, मोर बायर्स आएंगे आपके बिजनेस में। ठीक है, और उससे ऑब्वियसली आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसमें एक और पॉइंट है कि आपको अपने कस्टमर्स को ब्रांड स्टैंडिंग मतलब आके होने के लिए आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा, वो तो आप दोगे, बट ये नहीं आपने बहुत हाई प्राइस चार्ज कर लिया, बहुत अनरीजनेबल सा प्राइस चार्ज कर लिया। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट तो देना ही देना है, एट द सेम टाइम इट शुड बी एट रीजनेबल प्राइसेस। द नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आप रॉ मटेरियल्स यूज करो, ऐसा नहीं है आप उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ले रहे हो और बहुत कम आउटपुट जनरेट कर रहे हो, नहीं, आपको कम से कम इनपुट्स का यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, तभी आप अच्छी प्रोडक्टिविटी कहला पाओगे, तभी आप अच्छी प्रोडक्टिविटी कर पाओगे। एंड जब इस पूरे प्रोसेस में आपके रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ है उसकी वेस्टेज क्या होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आपकी एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी हो पाएगी। सो प्रोडक्टिविटी में क्या क्या कि मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, ताकि इस प्रोसेस में क्या हो, मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो और प्रॉफिट भी क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बिजनेस अपनी सारी रिसोर्सेज ना एट द एंड सोसाइटी से ही लेता है। सो बिजनेस का एक सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना भी उसका एक बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई भी सोशल इशू है तो वो भी बिजनेस को एड्रेस करना चाहिए। एंड ये नहीं आपको अपने बिजनेस आप जो भी करे वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस से कर रहे हो, नहीं, आपको एथिकल प्रैक्टिसेस से अपना बिजनेस करना चाहिए। जैसे आजकल CSR चल पड़ा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी वजह से भी बहुत बिजनेसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी सोसाइटी। द लास्ट पॉइंट इज वर्कर्स डेवलपमेंट। अब बिजनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो है उनके वर्कर्स की डेवलपमेंट। अगर उनके वर्कर्स को वो रेगुलर टाइम पे ट्रेनिंग नहीं देंगे कुछ, तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे एंड हमारे प्रोडक्ट जो है वो भी सही से मतलब आउटशाइन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो अगर आप वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दोगे, उनकी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करोगे, उसी की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट होगी। अगर वर्कर्स ही उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे या उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप नहीं कर पाएगी। सो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वाला के सारे पॉइंट्स क्लियर है। So now let us move to our next topic, that is business risk. ओके, सो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क इज बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है कि बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यार आपके बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहे। तो बिजनेस रिस्क का मतलब यही होता है कि ये चीज़ भी पॉसिबल है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बिजनेस को लॉस हो या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, मतलब ज़रूरी भी नहीं है जितना प्रॉफिट हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही प्रॉफिट हो या एडिक्वेट प्रॉफिट हो। ठीक है, एंड हो सकता है कि लॉस भी हो। सो बिजनेस रिस्क का बेसिकली मतलब यही होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होता है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होता है। अब क्या बिजनेस रिस्क कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस में ही होता है? नहीं, बिजनेस रिस्क इज फेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस। क्यों बिजनेस रिस्क होता है? क्योंकि हमारा आजकल का एनवायरनमेंट इतना चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो उसकी वजह से भी बिजनेस रिस्क होता है, कंपटीशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट रूल्स हो गए। सो बिजनेस रिस्क हमारे बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। चलो अब हम देखते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के कितने टाइप्स होते हैं। देखो अब ना बिजनेस रिस्क टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव एंड दूसरा होता है प्योर। अब स्पेकुलेटिव हमें ये कहता है कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। स्पेकुलेटिव हमें ये कहता है कि बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वेयर एज प्योर रिस्क हमें ये कहता है कि बिजनेस में या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, आइदर लॉस और नो लॉस। ठीक है, चलो अब मैं इन दोनों को आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
चलो फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है एंड उसने 5 लाख रुपीज लगाए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर तो स्टॉक का प्राइस अप जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर स्टॉक का प्राइस कम जाएगा तो उसको लॉस होगा, एंड अगर स्टॉक का प्राइस सेम ही रहता है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है, या तो गेन भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। सो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। अब ये डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। जैसे अगर डिमांड में फ्लक्चुएशंस आ गई तो आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या फिर फैशन ट्रेंड चेंज हो गया, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्पेकुलेटिव रिस्क। अब अगर मैं आपको प्योर रिस्क का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें एकदम फायर ब्रेकडाउन हो गया, तो अगर तो फायर हो गई तो बिजनेस को लॉस सफर होगा, लेकिन अगर फायर नहीं हुई तो कोई लॉस नहीं होगा। तो प्योर रिस्क हमें यही कहता है कि देर इज नो चांस ऑफ गेन, ओनली देर इज चांस ऑफ लॉस और नो लॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको फायर का एग्जाम्पल दिया, और अगर चोरी हो जाती है तो हो सकता है कि चोरी या तो होगी तो लॉस होगा, एंड अगर चोरी नहीं होगी तो लॉस होएगा ही नहीं। तो ये आपका प्योर रिस्क का एग्जाम्पल है। अब इसी स्लाइड में हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस रिस्क है उसका नेचर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, सो मैं आपको नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एक कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अमित, उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस उसके इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। अब रिस्क ऐसा होता है कि रिस्क ना किसी भी बिजनेस में हम ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो जाए, नहीं। रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते। अब अगर अमित ने सोचा कि मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो क्या अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग करी हो, उसने हर चीज प्रॉपर प्लान करी हो, तो इस केस में क्या पॉसिबल है कि रिस्क ना हो? नो, रिस्क तब भी हो सकता है। वाई कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि कम कस्टमर्स आए, ठीक है, कि फूड की कॉस्ट बढ़ने लग जाए या फिर स्टाफ जो है आपका क्विट करने लग जाए। सो इस पॉइंट में यही कहते हैं कि आप जिस भी टाइप का बिजनेस खोल लो, रिस्क हमेशा होता ही होता है। रिस्क हम कम कर सकते हैं प्लानिंग करके अच्छे से, पर हम रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटीज। ये कहता है कि रिस्क ना इसलिए अराइज करता है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक टेस्ट में चेंज आ सकता है, इकोनॉमी में चेंज आ सकता है, लॉज में चेंज आ सकता है, आपका वेदर चेंज हो सकता है। सो अगर मैं यही देखूँ अमित वाला एग्जाम्पल, सो फॉर एग्जाम्पल एक ना लोगों के अंदर अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया कि अब से तो हम अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स ही करेंगे, हम जंक फूड वगैरह नहीं खाएंगे, या पीपल की ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो गई सडनली। तो क्या ये फ्यूचर, ये चीज़ क्या अमित ने पहले से प्रिडिक्ट करी थी? नहीं करी थी उसने। सो इस पॉइंट में वो यही कहता है कि रिस्क जो है वो फ्यूचर इतना अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसलिए भी वही एक रिस्क का क्या है, नेचर है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इवेंट्स हैं एंड हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारा थर्ड पॉइंट है डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये इस पॉइंट में ये कहना चाहता है कि रिस्क जो है ना वो हमारा वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव एंड वो कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब अगर आपके पास बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा। अगर आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस है या फिर कोई बेसिक एक्टिविटी का बिजनेस है तो उसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। बेसिक एक्टिविटी मतलब अगर आपकी कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे आप खाने का सामान सेल करते हो, मतलब जो रेगुलर रूटीन में खाना है, जैसे कन्फेक्शनरी शॉप्स वगैरह होती हैं, तो उसमें आपका इतना रिस्क नहीं होगा बिकॉज वो चीज़ें तो बिकी जाती हैं। अगर मैं अमित वाला एग्जाम्पल ही इस पॉइंट में भी आपको दूँ तो वो ये कहना चाहता है कि अगर तो अमित फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट खोलता है तो क्या होगा, उसका रिस्क जो होगा ना बहुत ज़्यादा क्या होगा, लिमिटेड सा होगा। लेकिन अगर वो 5 रेस्टोरेंट्स खोल देता है, अपना बिजनेस को लार्ज स्केल पे ऑपरेट करता है, तो उतना ही उसका क्या कहते हैं रिस्क ज़्यादा होगा। उसको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को उसको देखना पड़ेगा। सो इसी वजह से उसका रिस्क और ज़्यादा हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। तो बेसिकली इस पॉइंट में एक लाइन है नो रिस्क नो गेन। इस लाइन से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितना आप ज्यादा रिस्क लोगे, द हायर द रिस्क, द हायर इज द चांस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा चांस होगा प्रॉफिट करने का। इट इज सो प्रॉफिट इज बेसिकली द रिवॉर्ड फॉर यू टू टेक रिस्क, ठीक है। चलो, अगर रवि का रेस्टोरेंट है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। जो अमित का रेस्टोरेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सो ही विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज हिज रिवॉर्ड। वो उसका क्या है, रिवॉर्ड है इतना ज़्यादा
क्या करने का, अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करने का बिजनेस में। ठीक है, आई होप आपको अमित वाले एग्जाम्पल से ये पूरा नेचर ऑफ रिस्क समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इस पॉइंट पे वो हमें ये बताना चाह रही है कि बिजनेस रिस्क जो होता है वो किन किन वजह से होता है, व्हाट आर द कॉजेज। ये हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखो, फर्स्ट कॉज इज नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज ऐसे होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई फ्लड आया, फ्लड को बोलते हैं नहीं फ्लड तुम मत आओ, नहीं। तो नेचुरल कॉजेज ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड उससे हमारी प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है एंड इनकम का भी लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। चलो, ह्यूमन कॉजेज ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट्री चला रही हूँ एंड वहाँ की मैंने कोई वर्कर्स को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि अगर हम इस टाइप का प्रोडक्ट ऐसे ऐसे करके बनाएंगे तो हमारे कॉम्पिटिटिव एज आ जाएगा मार्केट में। अब मेरा एक वर्कर निकला बहुत धोखेबाज, वो किसी और बिजनेस के साथ भी एसोसिएटेड था जो मेरा कॉम्पिटिटर था एंड उसने जाके वही चीज़ उसको बता दी। डिसऑनेस्टी की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जाके वो वाली जो बातें हैं जो मैंने सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन दी अपने बिजनेस के बारे में, उसने जाके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बता दी। सो ह्यूमन कॉजेज में क्या होगा कि दे आर कॉज ड्यू टू ह्यूमन एरर। एरर मतलब कोई गलती भी हो सकती है या फिर कोई मिसकंडक्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक्स हो, बहुत सारे लेबर्स ऐसे स्ट्राइक पे बैठ गए हैं कि अगर आप हमें हमारी सैलरी नहीं, हमारी वेजेस नहीं बढ़ाओगे तो हम काम नहीं करेंगे। डिसऑनेस्टी वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अगर देखो, केयरलेसनेस का ना ये एग्जांपल है कि कोई लोग जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, वो इस तरीके से काम करते हैं कि ये चीज़ को मैं जिस तरीके से भी यूज़ करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये चीज़ ख़राब भी हुई तो इसका पैसा तो एम्प्लॉयर को ही देना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। तो जब तक आप बिजनेस को या बिजनेस में काम करो उसको अपना मान के नहीं करते, तो हो सकता है उसमें केयरलेसनेस भी दिखाओ। ठीक है, आई होप अब ये ह्यूमन कॉजेज भी क्लियर होगा। सेकेंड इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज बेसिकली होता है जो आपके चेंजेस मार्केट में आते हैं उसकी वजह से, अगर आप का कोई चेंज हो तो वो आपका आता है इकोनॉमिक कॉजेज के अंडर, बिजनेस रिस्क के। अब इसका एग्जांपल मैं आपको सारे बता देती हूँ। डिमांड में कोई चेंज आया फॉर एग्जांपल, वो आपके लिए रिस्क है। कंपटीशन ज़्यादा हो गया किसी भी इंडस्ट्री का तो वो एक रिस्क है। अगर कोई इंटरेस्ट रेट है वो आपका लोन पे फॉर एग्जांपल बढ़ गया, ठीक है, और आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था अपने बिजनेस के लिए, अगर उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया इन जनरल इकोनॉमी में तो वो भी एक रिस्क है। एंड देन है टेक्नोलॉजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया मार्केट में एंड आप उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाए, सो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज। एंड द लास्ट इज अदर कॉजेज, जो इन सब के अंडर कवर नहीं हो पाए, जैसे कि कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई, या फिर कोई मैकेनिकल फेलियर्स आ गया, या फिर कोई एक्सचेंज रेट वॉलेटिल वॉलेटिलिटी आ गई। ओके, हमारे लास्ट टाइप ऑफ कॉजेज है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज के अंदर हमारे एग्जांपल्स है लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। बेसिकली अगर कोई अनरेस्ट आ जाए आपकी पॉलिटिकल उसमें, या फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ जाए तो वो इसके अंडर आता है। मैकेनिकल फेलियर्स मतलब आपकी कोई मशीन्स में इक्विपमेंट्स में ब्रेकडाउन हो जाए जिससे आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सके वो। एंड एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में डील करता है, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट अब हमारे एक्सचेंज रेट जो प्रिवेल हो रहा है कंट्री में उस से भी पड़ेगा। ठीक है, चलो आई होप अब आपको कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हम बिजनेस एक्टिविटीज को किन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्स। सो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज है हम उनको दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में। सो इंडस्ट्री का बेसिकली ये मतलब होता है, इंडस्ट्री हमारी रिलेटेड किस चीज़ों से होती है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग से। ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड उनको प्रोसेस करना। अब जो है हमारी थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड ये क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है या रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। जैसे इनका एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये हमारी आती हैं प्राइमरी के अंडर। सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं किसका, प्राइमरी इंडस्ट्रीज का, एंड उसको कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग आती है एंड दूसरी आती है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली बिल्डिंग से रिलेटेड होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपके ये आते हैं एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो मैं आपको ये सब भी फटाफट से समझा देती हूँ। सो हमारी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर फर्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिक्स से आप ये सोचो कि वन आउटपुट
सॉरी, वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स। इसका मतलब कि एक जो प्रोडक्ट है इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल यूजफुल पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उसमें क्रूड ऑयल सेपरेट होता है इनटू पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो ये आपका होगा एनालिटिकल। सिंथेटिकल का मतलब होता है कि बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं वो कंबाइन होके एक बन जाते हैं। सो इसमें आप क्या सोचोगे कि मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट। जैसे कि परफ्यूम अगर आप बनाते हो तो आप उसमें अल्कोहल, फ्रेगनेंस, ऑयल सब मिक्स करते हो। नेक्स्ट इज हमारा असेंबलिंग। असेंबलिंग बेसिकली ये होता है जो आपके बहुत सारे फिनिश्ड पार्ट्स होते हैं आप उनको टुगेदर लाते हो ताकि आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बेसिकली लार्ज स्ट्रक्चर्स पे होती है जो साइट पे होती है, ठीक है। तो यानी कि क्रिएटिंग समथिंग बिग एट द साइट, यानी कि आपने कोई ब्रिज बनाया, कोई हाउस बनाया एंड वो सब। ओ आई एम सॉरी, एक पॉइंट रह गया था, प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग बेसिकली ये होता है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के से प्रोसेस होते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके। चलो अब मैं आपको ये सब एक इन शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। देखो हमारा फर्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक जो प्रोडक्ट है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल यूजफुल पार्ट्स, यानी कि वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स। सिंथेटिकल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे इनपुट्स डाले लेकिन प्रोडक्ट कितना बना, आउटपुट कितना बना, एक बना। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि रॉ मटेरियल जो है हमारा वो बहुत सारे स्टेजेस के टुवर्ड्स गुजरता है ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि जो फिनिश्ड पार्ट्स हैं वो सारे पुट टुगेदर होते हैं ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। यानी कि आपने अपने रेडी पार्ट्स को ज्वाइन किया ताकि एक प्रोडक्ट बन सके। एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि साइट पे कोई भी बहुत बड़ी चीज़ बनाना, जैसे कि ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, समथिंग लाइक दैट। ओके, चलो अब हमारी लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट वी कॉल एज टर्शरी इंडस्ट्रीज। सो टर्शरी इंडस्ट्रीज का बेसिकली मतलब ये होता है जो हमारी सपोर्टिव इंडस्ट्रीज होती है, जो सपोर्ट करती है, जो सर्विसेज देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की होगी, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए तो आप कहीं तो उसको रखोगे ना, तो वो वेयर हाउस होता है। कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग भी किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया और लोगों को पता ही नहीं है वो मार्केट में अवेलेबल है तो उसको क्या फ़ायदा, ठीक है। बैंकिंग मतलब लोगों को पैसा कैसे प्रोवाइड करना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपने गुड्स बना तो दिया पर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाना है, सो वो आपका टर्शरी सर्विसेज के अंदर आता है। सो आई होप अब आपको इंडस्ट्री के तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। अब हम समझते हैं कॉमर्स क्या होता है। अब बेसिकली देखो कॉमर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि क्या कर रहे हो आप, बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को। सो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो अब जो हमारा कॉमर्स होता है ना वो उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चलो कॉमर्स में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। कॉमर्स बेसिकली आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लिंक कराता है। सो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में लिंक होता है वो कॉमर्स होता है। एंड कॉमर्स जो है वो बहुत सारे हिंड्रेंसेस यानी कि प्रॉब्लम्स को भी कम करता है, रिमूव करता है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसमें आप सेल भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो वो सब अंडर ट्रेड आता है। अब ट्रेड हमारा फिजिकल भी हो सकता है एंड वर्चुअल भी हो सकता है। एंड ट्रेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसको कस्टमर से कौन लिंक करवाता है, ट्रेड करवाता है, ठीक है। ट्रेड का मतलब समझ आ गया। अब कॉमर्स का सेकेंड पार्ट जो है वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होता है जो सर्विसेज हेल्प करती है ताकि ट्रेड स्मूथली हो सके, वो हमारा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बहुत सारे टाइप्स है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, जो बेसिकली गुड्स को मूव करता है, तो वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन का मतलब कि मेल्स, कॉल्स एक्सेट्रा वो सब आपकी कम्युनिकेशन के अंडर आती है। सेकेंड वन इज हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो बेसिकली फाइनेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसमें आपको कैपिटल की नीड होगी, पैसे की नीड होगी, तो वो आपको कौन अरेंज करके देगा, ऑब्वियसली बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का बेसिकली ये मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। सो इंश्योरेंस हमारा कवर करता है रिस्क फॉर लाइफ, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। वेयर हाउसिंग का मतलब ये होता है आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन अगर आपने बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करे तो एक बारी में तो वो सारे नहीं बिक जाएंगे ना, उनको आपको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। सो वेयर हाउसिंग इज इट स्टोर्स गुड्स अंटिल द डिमांड अराइजेस। जब तक आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ जाती, वेयर हाउस आपके गुड्स को स्टोर करके रखता है। एंड लास्ट ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपने गुड्स को कैसे प्रमोट करना है। एडवर्टाइजिंग तो देखो बेटा बेसिकली पेड प्रमोशन होती है, लेकिन पीआर क्या होता है कि वो अनपेड स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती है कि कैसे आप पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। तो वो अनपेड होती है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती है। सो आई होप आपको ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड समझ आ गया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट कि कॉमर्स किस चीज की हिंड्रेंस को कैसे रिमूव करता है। चलो, फर्स्ट इज पर्सन। वो पर्सन की हिंड्रेंस को किसके थ्रू रिमूव करता है? ट्रेड। प्लेस की हिंड्रेंस को ट्रांसपोर्ट। टाइम की हिंड्रेंस को वेयर हाउसिंग। रिस्क की हिंड्रेंस को इंश्योरेंस। फाइनेंस की हिंड्रेंस को बैंकिंग। एंड इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस को एडवर्टाइजिंग। चलो मैं समझाती हूँ। प्लेस की हिंड्रेंस वो किससे रिमूव करता है? ट्रांसपोर्टेशन से। अब प्लेस हिंड्रेंस मतलब कि द डिफिकल्टी ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो वो किससे सॉल्व होती है? वो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व होती है, तो कॉमर्स उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हिंड्रेंस है जो है हमारी टाइम। टाइम हिंड्रेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिस टाइम आपने प्रोडक्ट बनाए जरूरी नहीं है कि उसी टाइम वो यूज हो जाए, तो वो हिंड्रेंस कौन रिमूव करता है? वेयर हाउसिंग की, वो गुड्स को स्टोर करके रखता है। अब हमारा नेक्स्ट हिंड्रेंस है पर्सन हिंड्रेंस। तो फर्स्ट पे है, देखो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स जो है वो ना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। प्रोड्यूसर्स कहीं होते हैं, कंज्यूमर्स कहीं होते हैं, तो वो एक हिंड्रेंस है। लेकिन उसको कौन कॉमर्स कैसे ठीक कर देता है? ट्रेड के थ्रू। वो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, मिडल मैन ले आता है बीच पे, लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। नेक्स्ट इज रिस्क हिंड्रेंस। सो रिस्क हिंड्रेंस का मतलब होता है कि हमेशा एक लॉस का रिस्क रहता ही है, लाइक थेफ्ट, फायर, डैमेज, स्पॉइलेज। तो वो किससे सही होती है? इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस क्या कर देता है? आपके चीज़ों को प्रोटेक्ट कर देता है अगेंस्ट द बिजनेस लॉसेस। नेक्स्ट इज फाइनेंस की हिंड्रेंस। फाइनेंस की हिंड्रेंस का ये मतलब होता है कि आपके पास लैक ऑफ मनी है टू कैरी आउट योर बिजनेस। सो वो कैसे ठीक होती है आपकी? कौन रिमूव करता है उस हिंड्रेंस को? वो करता है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन हिंड्रेंस। इंफॉर्मेशन हिंड्रेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर्स में नॉट नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया और वो लोगों को पता ही नहीं है कि वो अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन हिंड्रेंस भी होती है। लेकिन वो कैसे, कौन रिमूव कर देता है? एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन जो है वो उसको रिमूव कर देता है कि टीवी पे एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर दी, कुछ कर दी। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। यस, आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करवाए हैं, चाहे वन शॉट रिवीजन भी था, फिर भी मैंने आपको इन डिटेल सारे पॉइंट्स कवर करवाए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड न्यू वीडियोज कमिंग सून। थैंक यू।